हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज कुछ कमेंट को कवर करूंगी जिनके आंसर आई थिंक आप सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो कुछ ऐसे कमेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं और अर्नब का मैं रीसेंट अपडेट भी दूंगी। थोड़ा हम लोग टेंशन में भी थे, अर्नब के बिहेवियर में कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले एक कॉमन कमेंट जिसके ऊपर काफ़ी टाइम कमेंट्स आ रहे हैं और वो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस है या मेरी क्या राय है। सो उसका मैं फटाफट से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो गाइज़, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में मैंने तभी जाना जब आप लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने तो यही चीज़ ऑब्जर्व की गाइस कि जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। वो पार्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। आपने भी देखा होगा कि रिफ्लेक्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी हद तक मेल खाती हैं ओटी से। सो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से रिफ्लेक्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ओटी और सेंसरी इंटीग्रेशन करवा रहे हैं तो वो भी इक्वली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है जितना आप रिफ्लेक्स के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, रिफ्लेक्स के बारे में आपने देखा होगा यूट्यूब पे आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिलता ही नहीं है, इसलिए तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और कमेंट इसके बारे में ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा थेरेपिस्ट ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको इंट्रोडक्शन वाले ही वीडियो मिलेंगे, कोई भी डिटेल में रिफ्लेक्स के ऊपर ज़्यादा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप थेरेपिस्ट के चैनल पे भी जाएं। तो उसका मतलब यही है गाइस कहीं ना कहीं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा महत्व रखती ही नहीं है। ये चीज़ें ऑलरेडी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इंक्लूडेड हैं। तो एक प्रोफेशनल ही रिफ्लेक्स को सही तरह से समझ सकता है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास दो अप्रोच हैं, या तो आप ओटी थेरेपी के हिसाब से काम करिए या आप रिफ्लेक्स के हिसाब से काम करिए। यानी कि रिफ्लेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा रिफ्लेक्स इशू है उसकी एक्सरसाइज कराइए। लेकिन मैंने क्या पाया गाइस कि जो रिफ्लेक्स है वो समझने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और दूसरा ये आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल है कि कौन सा रिफ्लेक्स इशू आपके बच्चे में है, जो कि एक प्रोफेशनल ही सही तरीके से कर सकता है। तीसरा, अगर आप रॉन्ग तरीके से आइडेंटिफाई किया आपने, ऐसा रिफ्लेक्स आप आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके बच्चे में है ही नहीं और उसकी एक्सरसाइज आप बच्चे को करवाएंगे तो अगेन वो नुकसान ही देगा आपके बच्चे को, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन आपके बच्चे को मिलेगा। जो प्रॉब्लम आपके बच्चे में है ही नहीं उसकी जब आप एक्टिविटीज़ कराएंगे तो वो फायदे के बजाय नुकसान ही करेगा। तो मुझे लगता है कि रिफ्लेक्स अप्रोच को छोड़ के आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन पर ही फोकस करना चाहिए गाइस। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन पे आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लस ये सब चीज़ें समझने में भी बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। लाइक सेंसरी इश्यूज़ हर कोई समझता है। अगर किसी को कोई साइंटिफिक टर्म मालूम भी नहीं है कि ऑडिटरी इश्यूज़ क्या हैं या टेक्टाइल इश्यूज़ क्या हैं, तो भी एक आम पेरेंट जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी ये समझ आता है कि हाँ, कोई अगर मुझे स्मेल के रिलेटेड बताता है कि मेरा बच्चा हर चीज़ को स्मेल करता रहता है या फिर नॉइस को सुन के वो अपने ईयर्स पे कान रखता है, फिर भी पेरेंट समझ जाता है कि हाँ, एग्जैक्ट इशू मेरे बच्चे में है। जबकि रिफ्लेक्स को समझना हर पेरेंट के लिए आसान नहीं है। तो मुझे नहीं लगता उस अप्रोच को आपको चुनना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं। तो प्रोफेशनल, और अगर आपको चुनना है तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प उसमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्स के ऊपर। अपने मन में बिल्कुल भी डाउट मत रखिए गाइस कि अगर आपने रिफ्लेक्स अप्रोच को नहीं अपनाया तो आप कुछ बहुत ज़्यादा मिस कर देंगे। आपके सामने हमारा एग्जाम्पल है। हमारे थेरेपिस्ट ने हमें कभी रिफ्लेक्स के बारे में नहीं बताया, तो आप देख सकते हैं अर्नब में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के पीछे पड़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, ओटी छोड़ के, सेंसरी इंटीग्रेशन छोड़ के रिफ्लेक्स के पीछे पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके गुमराह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप चीज़ों को गलत तरीके से परफॉर्म करें, एक्सरसाइजेस को। तो जो ओटी है, सेंसरी इंटीग्रेशन है, उसी के ऊपर फोकस कीजिए, उसी के बारे में आप नॉलेज हासिल कीजिए।
बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ऑटिज्म में जो इम्प्रूवमेंट है, वो किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है गाइस, वो मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 घंटे का, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप 1 घंटे का पूरा सेशन बनाइए। जैसे कि हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो भी सेम करते हैं। वो 1 घंटे में आपको सेंसरी इंटीग्रेशन और ओटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। उसके बाद आपको स्पीच थेरेपी पे वर्क करना होता है 1 घंटे। उसके बाद आपको फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, कुछ लॉजिकल एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं, जैसे पजल्स हो गए, पैकबोर्ड हो गए, कलर सॉर्टिंग, कुछ ऐसी लॉजिकल एक्टिविटीज़ करानी होती हैं। कुछ आपको अपने बच्चे की सोशलाइजेशन के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो एक दिन में ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती हैं, जिससे कि आप श्योर हो सकें कि मैं अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में चली रहें। ऐसा अगर आप ऐसा करेंगे कि सिर्फ ओटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ पे नहीं है, बच्चे को जो एक सोशलाइजेशन का एक्सपोजर मिलना चाहिए उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, तो वो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में चलेंगी। एक दिन में पूरी डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा, तभी एक इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट आपको अपने बच्चे में दिखती है। तो सभी फैक्टर्स के बारे में सोचिए, ना कि आप एक रिफ्लेक्स के ऊपर पूरी तरह से फोकस करें। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रिफ्लेक्स के टॉपिक के ऊपर, और बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सो फर्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा बच्चा 4.5 ईयर है, उसको जो एक्टिविटी दूँ अच्छे से करता है, 1-2 महीने हो गए हैं, समझने भी लगा है, पर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ही नहीं है। अपने आप सब कुछ कहता है, करता है, पर जब बोलो कहो तो वो नहीं कहता है। ये भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ही साइन है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इन्होंने मेरे से पूछे हैं। फर्स्ट तो ये गाइस कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है। 4 ईयर की एज में गाइस, 3 और 4 ईयर की एज में अगर रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपने फिर भी एक अच्छा गोल हासिल कर लिया है। 3, 4, 5 ईयर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का अगर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं भी है तो भी उसका जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है, यानी कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन आप जो उसे कमांड दे रहे हो, बच्चा उसको कहीं ना कहीं अच्छे से समझ पा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो ये भी सही अच्छा साइन है कि वो रिसेप्टिव लैंग्वेज उसका सही है। दूसरा इन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का साइन है, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। जनरली जिन बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है वो बच्चे लैंग्वेज को डेवलप करना एक्चुअली उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, लैंग्वेज को अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं, प्लस उनको एकेडमिक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। थर्ड, जब आप उनको स्टोरीज समझाते हैं या फिर जैसे सीक्वेंसिंग पजल से आप उनकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं तो ये बच्चे जल्दी आपको रिस्पॉन्स करते हैं। आप देखते हो जल्दी से बच्चा उन चीज़ों को कैच कर लेता है, लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ों को समझ लेता है। तो ये कुछ साइन होते हैं। बाकी इसके बारे में अगर डिटेल नॉलेज आपको चाहिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। सेकेंड कमेंट है, थैंक यू for sharing your experience with us ma'am and increase our knowledge towards it. Thank you. My son is 9 years autistic kid. He is always much attached to plants, leaves and flowers planting in soil. What to do ma'am? I say him play only for some time only, but whenever he get free time he always do that. सो ये अगेन एक फिक्सेशन का ही केस है। फिक्सेशन ऑटिस्टिक बच्चों को हर एज में हो जाती है, चाहे वो छोटी एज हो चाहे वो बड़ी एज हो, 9 ईयर के हों, 12 ईयर के हों, और आई थिंक उसके बाद भी हो जाती है। तो इसका एक सलूशन तो ये है कि ज़्यादा टाइम हमें किसी चीज़ के साथ स्पेंड करने ही नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरा बच्चा किसी चीज़ में लगा है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग यहीं से होती है कि बच्चे शांति से जैसे प्लांट से खेलने लग गया, तो ये कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, तो आपको लगता है कि ये इससे कुछ नुकसान नहीं है। और इवन जो अगर वो घास और मिट्टी से खेल रहा है तो सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए भी ये सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई अच्छी चीज़ भी हो, इवन बच्चा बार बार पूरा दिन बुक्स ही पढ़ता रहे तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो जाती है उसकी वजह से। तो फर्स्ट ध्यान हमको ये रखना है। दूसरा, अगर आप उस चीज़ को दूर कर सकते हैं तो परमानेंटली दूर कर दीजिए। तीसरा, अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक रूटीन बनाना है, फिक्स टाइम में ही उसको, जैसे ये ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहे हैं कि वो उसको बोलते हैं कि सिर्फ फिक्स टाइम के लिए आपको ये चीज़ के साथ खेलना है, उसके बाद मतलब
आपको नहीं करना है। तो वो चीज़ तो आपको करनी ही है, लेकिन उसके बाद आपको अगेन एक ऑप्शन देना है, यानी कि जब आपको डेफिनेटली अगर 10 मिनट का आपने टाइम रखा है, 15 मिनट का टाइम रखा है, उसके बाद बच्चे को आपको उस चीज़ से हटा देना है और उसको नेक्स्ट उसी के बाद एक फन एक्टिविटी ऐड करनी है। लाइक वो क्ले का हो सकता है या उसका टॉय का हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको थोड़ा पसंद हो, अच्छी हो, उसको अच्छी लगती हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता हो, तो वो इमीडिएटली हम लोग वो एक्टिविटी उसके सामने रखेंगे, ताकि बच्चे को थोड़ा मतलब दिमाग में ना वो बोलते हैं कि एक सहारा हो जाता है कि हाँ, ये जो इंजॉय मुझे इस चीज़ से मिल रहा है तो दूसरी चीज़ से भी मुझे इंजॉय ही मिलेगा। उसके बाद कोई स्ट्रिक्ट एक्टिविटी हमको नहीं रखनी है, या फिर बच्चे को फ्री भी नहीं छोड़ना है कि हाँ वहाँ से हटा दिया और हमने बच्चे को फ्री छोड़ दिया, तो वो भी नहीं करना है। उसके बाद कोई फन एक्टिविटी आप ऐड कीजिए और धीरे धीरे कुछ दिन आपको ये चीज़ के लिए टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा समझ जाएगा उस चीज़ को, और आप देखेंगे इजीली बच्चा धीरे धीरे जो है वो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो ये चीज़ मैंने अर्नब में भी देखी है। अर्नब को पहले गाड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा गाड़ी हाथ में पकड़ के उसके व्हील घुमाना है, टायर घुमाना है, ये सब चीज़ें हमने पहले देखी हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप टाइम जो है वो बहुत कम कर दीजिए और फिक्स टाइम के बाद बच्चे को उस ऑब्जेक्ट के साथ खेलने नहीं देना है, आपको उठाना ही है, उसके साथ कुछ दूसरी फन एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन यही होता है। यहाँ पे प्लांट का दिया है, आपके बच्चों को, कुछ बच्चों को बुक का होता है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की फिक्सेशन होती है, तो हर फिक्सेशन में आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम बच्चे को हिंदी लिखना कैसे सिखाएं। तो गाइस अगर आपके बच्चे को इंग्लिश जो लेटर हैं वो लिखना आपका बच्चा सीख चुका है तो हिंदी लिखने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे कि आपको पता है राइटिंग में जैसे कर्व्ड लाइन होती हैं, स्लैंटिंग, स्लीपिंग लाइन्स होती हैं, तो जब वो बच्चा सीख गया तभी तो वो इंग्लिश लेटर लिख पा रहा है, तो हिंदी में भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि इंग्लिश लेटर वो 4 लाइन में लिखते हैं और हिंदी में 4 लाइन्स नहीं होती हैं, तो उसमें आपको ट्रेसिंग ही हेल्प करेगी। ट्रेसिंग पहले आप बड़े लेटर से करवाइए और फिर जो हिंदी की नोटबुक होती है, सिंगल लाइन या डबल लाइन भी मिलती है, उसके ऊपर आपको ट्रेसिंग से डॉट बनाना है, मतलब उसके ऊपर भी आपको ट्रेसिंग ही करवानी है कुछ दिन। तो मैंने अर्नब को ऐसे ही किया था, फुल डॉट से जैसे अ लिखना है तो फुल डॉट से पूरा अ का शेप आप बना देंगे और बच्चे को पूरे पेपर पे जो है वो ट्रेस करने के लिए देंगे। तो फुल पेपर पे, फुल पेज पे आपको डॉट से अ बना देना है। तो फुल पेज जब बच्चा 1-2 पेज ट्रेसिंग करता है नोटबुक पे तो उसको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि नोटबुक पे मुझे छोटा छोटा कैसे लिखना है। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ में ही करनी है। कई बार आप बड़ा लेटर का जो अ है, जो हम लोगों को मार्केट में बुक्स मिलती हैं तो उनमें बड़ा बड़ा आप ट्रेस करवाते रहते हैं, लेकिन जब बच्चा नोटबुक में लिखता है तो वो कभी लाइन से बाहर जाता है तो प्रॉपर राइटिंग नहीं आती है। तो साथ साथ में ही कीजिए। तो अर्नब के स्कूल में भी वैसे ही करते थे, बुक में भी होता था और फिर नोटबुक में भी उनको करवाते थे, तो लाइन का जो स्पेसिंग का आइडिया है वो एग्जैक्ट बच्चे को लग जाता है। सो नाउ लास्ट कमेंट, मैम क्लास में बच्चा अगर बिहेवियर दिखा के राइटिंग नहीं करना चाहता है, बोर्ड से नहीं लिखना चाहता है, तो ये शैडो टीचर हैं अपने बच्चे की स्कूल में। तो ये अपने जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि मैं उसको बोलती हूँ कि मैं घर चली जाऊँ, उसको मतलब थोड़ा सा प्रेशर पुट करने की ये कोशिश करती हैं। तो सम टाइम ये गुस्सा भी करती हैं, स्केल भी हाथ पे रखती हैं उसको डराने के लिए कि मैं तुमको मारूंगी, मम्मा मारेंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा वो प्रेशर पुट करने की कोशिश करते हैं बच्चे को। तो ये बहुत लंबा कमेंट है तो थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कैसा है ये, तो गाइस जब अर्नब छोटा था तो ये छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। आप शैडो टीचर बन के जब स्कूल में जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे। आई डोंट नो इनके केस में ये प्रेशर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं करता था। एक तो क्लास में आप गुस्सा हो ही नहीं सकते हैं सबके सामने, ये प्रॉब्लम है। आपको कूल ही रहना पड़ेगा। अगर आप एक शैडो टीचर हैं तो स्कूल में आपको कूल ही रहना पड़ेगा। घर में आप जो भी एक्टिविटी करवा रहे हैं तब तो आप गुस्सा कर सकते हैं या डरा सकते हैं बच्चे को, स्कूल में कैसे करेंगे आप? ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है और है भी गलत, ये काम भी बिल्कुल नहीं करेगी। तो जैसे प्रेप, प्री प्रेप में, नर्सरी केजी में आप अगर अपने बच्चे की शैडो टीचर हैं तो उस टाइम पे बच्चा
नहीं कोऑपरेट करता है, बहुत कम कोऑपरेट करता है। अर्नब भी बहुत कम कोऑपरेट करता था, तो उस टाइम पे मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। तो उसको वही वैसे ही करना पड़ता था गाइज़। उसको थोड़े देर के लिए हम लोगों को बाहर लेके जाना पड़ता था ट्रैम्पलिन रूम में, वो थोड़ा खेल के आता था उधर। जो भी नर्सरी केजी के जो क्लासेस होती हैं, साथ में प्ले रूम भी होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना उसको कराना पड़ता था। उसके बाद फिर उसको क्लास में हम लोग लेके आते थे, फिर वो थोड़ी देर के लिए राइटिंग करता और थोड़ी देर के बाद फिर वो फिर से आउट हो जाता। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है बच्चे के मूड के हिसाब से। अगर हम लोग उसको ज़बरदस्ती बिठा के रखेंगे या डराएंगे, कोई चीज़ काम नहीं करेगी, बच्चा नहीं मानेगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि छोटे बच्चे को आप थोड़ा गैप दें, उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाएं। इतना अच्छा सिटिंग भी नहीं होता है उस टाइम पे, तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ के लिए उसको ट्रेन करना होता है। तो 2-3 साल मैंने ऐसे ही निकाले हैं, बीच बीच में ही वो उसको क्लास में लेके आते थे हम लोग, और फिर वो थोड़ा राइटिंग करता था। लेकिन ये ज़रूर होता था कि जब उसको ब्रेक देते थे हम लोग, तो ब्रेक के बाद जब वो लिखता था तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ लिखता था और अच्छे से लिख देता था वो, तब प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो मैंने देखा धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी। तो धीरे धीरे बच्चे को ये लगता है कि हाँ, उसको ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है। और अगर आप ऐसे कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसको फुल 2-2.5 घंटे के लिए ज़बरदस्ती बिठा के रखेंगे, उसको बोलेंगे कि लिखो लिखो लिखो, ज़्यादातर टीचर भी यही करते हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है क्लास में बैठने का, ना ही क्लास की जो प्रोसेस है उसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, और वहीं से काम खराब होने लगता है। तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बच्चे को ब्रेक दीजिए। और बाकी इन्होंने ये भी लिखा है कि टीचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो इसमें तो डियर हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये हमारे लक पे डिपेंड करता है कि जो टीचर है वो कितना कोऑपरेटिव है। तो ये समथिंग कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ठीक है जी, अगर छोटे बच्चे के आप शैडो टीचर हैं तो ब्रेक देके, ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि बच्चा बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है ब्रेक के बाद, और धीरे धीरे जो है वो चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। तो मेरे लिए तो यही चीज़ काम करी थी। मुझे भी बहुत स्ट्रेस आता था कि सारे बच्चे लिख रहे हैं और मेरा बच्चा जाके प्ले रूम में खेल रहा है। उस टाइम पे ये सब कुछ बहुत मतलब अजीब लगता था और बहुत टेंशन भरा लगता था। लेकिन मैंने देखा कि वही चीज़ जो है वो बेस्ट रहती है, वही चीज़ काम करती है हमारे बच्चों को। तो धीरे धीरे जब क्लास में पोइम्स बच्चे गाते हैं, क्योंकि नर्सरी केजी में बीच में कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब सारे बच्चे खेलते हैं, या जब सारे बच्चे राइम्स गाते हैं, या जब सारे बच्चे राइटिंग करते हैं, सारे बच्चे पेंटिंग करते हैं। तो जैसे राइम के जब बच्चे बोलते थे तब भी अर्नब को वो टाइम वो बहुत एंजॉय करता था। जब सारे बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ वो खेलता भी था। तो वो चीज़ें होती हैं, उस चीज़ की आप ज़्यादा टेंशन मत लो कि हाँ शैडो टीचर होकर भी मेरा बच्चा पूरी तरह से क्लास में जो है वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। उसको आप वहाँ पे इसीलिए हो, आपको वहाँ पे इसीलिए बिठाया गया है ताकि आप बच्चे को समझाएं, और बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली आना चाहिए क्लास में, ना कि आपका प्रेशर देके वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो जब तक आप प्रेशर देंगे, जब तक आप क्लास में बैठेंगे, हो सकता है बच्चा डर के कर भी दे, लेकिन जब आप क्लास में नहीं होंगे, कोई प्रेशर पुट नहीं करेगा, तब क्या होगा? तब फिर से बच्चा अपनी मर्जी से करेगा। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे का खुद से इंटरेस्ट आए क्लास में। सो ये था लास्ट कमेंट आज का। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और मैं आप लोगों को अपडेट भी दूंगी। अर्नब का अभी 11 इयर्स का अभी हो गया है, अभी 12 ईयर का हो जाएगा वो जून में। तो कुछ चेंजेस मुझे अभी उसके देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑब्वियस हैं। अभी एडोलसेंस उसका नज़दीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस में भी डाल रही हैं। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पहले मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कल साइकेट्रिस्ट के साथ भी हमारा अपॉइंटमेंट है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।